विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आज सुबह से जैसा कि हम सभी न्यूज़ सुन रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा और जोनास दोनों पेरेंट्स बन चुके हैं। और जैसा कि हम सभी को पता होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले जो है कुछ न्यूज़ चैनल ने इसको स्पष्ट भी कर दिया है कि प्रियंका चोपड़ा जो सरोगेट के द्वारा या थ्रू सरोगेट कर सकते हैं, इन्होंने जो माँ बनी है ना, तो इनका जो बच्चा है वह अभी बहुत वीक है, क्योंकि वो अनमैच्योर्ड बेबी जो है जन्म ले चुका है। लगभग 12 सप्ताह पहले उसकी जन्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस आधार पे वो बच्चा जो है थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है। तो आज हम सारे इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि सरोगेसी क्या होता है, सरोगेट मदर क्या होते हैं, भारत में इसके लिए क्या लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, इससे पहले क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर थे, सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरोगेट जो मदर होती है, सरोगेट मॉम क्या होती है ना। तो सरोगेट मॉम या सरोगेट सरोगेसी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो भारत में 2019-20 में जब ये बिल लाई गई सरोगेसी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बढ़े, क्योंकि इसका इतिहास का आप देखते हैं तो लगभग 1936 में सबसे पहले अमेरिका जो था, अमेरिका में इस पर रिसर्च चालू हुई और 1936 से इस पे कार्य भी शुरू हुआ। लेकिन फाइनली अमेरिका इसमें सफलता 1985 टू 86 में इन्होंने सफलता हासिल किया, यानी 1985-86 में अमेरिका ने सरोगेसी पर पूर्ण रूप से कह सकते हैं, या सरोगेसी के द्वारा उन्होंने एम्ब्रॉय का जो वध किया है ना, इसमें सफलता उसे 1985 टू 86 में मिला। तो जब भारत में ये बिल बने तो इस बिल में बहुत सारे चीज़ों को एक्सक्लूड कर करके रखा गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरोगेसी में कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो सरोगेसी में वही महिला पार्टिसिपेट करेंगे जो सबसे पहले वो मैरिड हैं, और मैरिड के बाद वो डाइवोर्स ले चुकी हैं या विडो हो चुकी हैं। ठीक है, तो वैसे ही महिला जो होंगी वो सरोगेसी को ऑप्ट कर सकती हैं, ऑप्ट करने के लिए वो एलिजिबल हो सकती हैं। साथ ही साथ उनकी जो एज होगी वह 25 से 35, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीमेन ओनली बिटवीन 23 से 50 है ना, ईयर्स कैन गो इन फॉर IVF एंड सरोगेसी। तो लगभग जिनकी इतना एज हो रही है ना, वह इस तरह के कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग OCI बोलते हैं ना, वो सारे जो हैं, तो वो सारे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में कि जो OCI है या फॉरेनर्स जो कह सकते विदेशी जो पेरेंट्स होंगे है ना, वो भारत में आकर के इस तरह के प्रोसीजर जो होंगे, इस तरह के जो प्रक्रियाएं होगी, क्रियाकलाप होंगी, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन पर पूर्ण रूप से कर सकते हैं और प्रतिबंध लगा प्रोहिबिट कर दिए है ना, क्योंकि जो रेंटेड कर सकते हैं, जो गोद कर सकते हैं, जो रेंट किया जाता है बच्चों के लिए, तो उस पर उनको प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ कह सकते हैं कि 2016 में जो ये रिपोर्ट आई थी, उस आधार पे भारत में जो भारतीय सिटीजन जो विदेशों में रह रहे हैं, NRI है ना, नॉन रेसिडेंशियल जो इंडियन है, इनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अंततः 2019-20 में इनको थोड़ा सा स्वतंत्रता दी गई और अब NRI जो है सरोगेसी के लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब इनमें कुछ हम कॉस्ट डिस्पेरिटी को भी देख लेते हैं। तो यदि देखा जाए तो सरोगेसी के लिए भारत में जो कॉस्ट है वो 15 से 18 लाख रुपया मिल जाते हैं। लेकिन यदि दूसरे कंट्री, खासतौर पे हम US की बात करें है ना, साउथ अमेरिका की बात करें, रसिया की बात करें, तो वहाँ पर 50,000 से लगभग $1,50,000 उनको यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँ कि सरोगेसी क्या होता है, व्हाट डू मीन सरोगेसी। देखिए सरोगेसी जो है ना, सरोगेट एक हमारा अंग्रेजी का वर्ब है और सरोगेसी जो होता है एक हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो सरोगेट का जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, यह ओरिजिनेशन हुआ है सरोगेटस से। ठीक है, तो सरोगेटस क्या है, तो सरोगेटस जो है भाई साहब, यह एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक यह लैटिन वर्ड से सरोगेटस वर्ड लाया गया और यहीं से हमारा सरोगेट वर्ड का निर्माण हुआ। इसका मतलब होता है कि कोई भी महिला एक ऐसी एक्ट करती है जो एक दूसरे जो अदर महिला होती हैं, यानी औरत जो होती हैं, उनको एक सब्स्टिट्यूशंस का काम करती है, एक सब्स्टिट्यूट करती है। इज इट ओके। मतलब हम कह सकते हैं कि सरोगेसी में कोई कपल जो बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर ले लेता है, उसको हम लोग सरोगेसी कहते हैं। और जो महिला एक कार्य करती है उसको हम सरोगेट मदर बोलते हैं। इज इट ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यह एक ऐसी मेथड है जो आप कह सकते जो ART होता है, यानी असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं रिप्रोडक्शंस का जो मामला होता है, उसको ये कहीं ना कहीं असिस्ट करते हैं, यानी उनको ये कह सकते हैं, उसको स्वीकार करते हैं कि रेंटेड कोख कह सकते हैं, कोख को इन्होंने किराया पे ले लिया। ठीक है, और जहाँ पर एक दूसरे पर जो पेरेंट्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं, या कह सकते हैं कपल ऑफ वीमेन होते हैं, उनके लिए ये मुख्य रूप से काम करते हैं। इज इट ओके। और ये एक बेबी को जो है अपने गर्भ में
कह सकते हैं उनको कैरी करते हैं एक फुल टाइम के लिए एज ए प्रेगनेंसी, ठीक है, और तब वो एक बेबी का जन्म भी देते हैं। उनके लिए जो इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इस तरह की इच्छा रखते हैं, उनके लिए बच्चे को जन्म देते हैं। और यह जो बेबी का जन्म होता है ना, तो आफ्टर बोर्न यह जो होता है उनको ये दे दिया जाता है जो इस तरह के कह सकते हैं एग्रीमेंट किए थे, जिनके साथ एग्रीमेंट किया गया था। अब प्रश्न होता है कि जो सरोगेसी से बच्चा जो पैदा होता है, पैदा करने के पीछे कई वजहें होती है। सबसे पहले इसलिए ऐसा होता है कि अगर कपल के अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, यानी कह सकते हैं यदि वो कपल कह सकते हैं इनफर्टाइल है, ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में भी ये कार्य को किया जा सकता है। तो सबसे पहले वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, या कह सकते हैं कि कोई ऐसी महिला जो प्रेगनेंसी को एडॉप्ट करने में कहीं न कहीं उनको जान की खतरा हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको भविष्य में उनका जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि वैसी मतलब फिर आप वैसा भी कह सकते हैं, आजकल जो एक तरह से एक कह सकते हैं फैशन भी चल चुका है, ख़ासतौर पे हॉलीवुड और भारत का जो हमारा बॉलीवुड है, तो यहाँ पर तो एक तरह से फैशन चल चुकी है। तो वैसी परिस्थिति में भी होता है जब फिर कोई महिला खुद बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, ठीक है, यानी वो जब रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहती है, तो वैसे परिस्थिति में भी वो सरोगेट का सहारा, सरोगेसी की सहायता लेती हैं, ठीक है। अब प्रश्न होता है कि इससे क्या क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो औरत अपनी कोख में दूसरे का जो बच्चा पालती है, ठीक है, तो वो सरोगेट मदर कहलाएगी। और सरोगेसी में एक महिला और एक बच्चे की चाह रखने वाले जो कपल होते हैं, उनके बीच में एक सबसे पहले एग्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। और एग्रीमेंट के बाद हम कह सकते हैं इस प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको आप लीगल कह सकते हैं माता पिता वही कपल होते हैं जिन्होंने इसके लिए एग्रीमेंट किया था और जो इसके लिए अप्रोच किया था, ठीक है। तो जिन्होंने सरोगेसी कराई है वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे तथा वही लीगल इसके लिए पेरेंट्स बनेंगे। तो सरोगेट जो मदर होते हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत प्रकार से कह सकते हैं उन पे ध्यान भी देना पड़ता है, जैसे मेडिकल से रिलेटेड जो भी कार्यप्रणाली होती है उस पे ध्यान देना, समय समय पे पैसा जांच करना, और कह सकते हैं जो जितने भी डाइटिंग का मामला होता है सारी चीज़ों पे इस पे ध्यान देना होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं जो सरोगेसी होती है, सरोगेसी भी मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है। आप ये चीज़ों को याद रखिएगा, खास तौर पे मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सरोगेसी जो होता है 2 तरह का होता है। पहला जो सरोगेसी होता है वो ट्रेडिशनल सरोगेसी होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो सरोगेसी होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो भी पिता या कह सकते हैं डोनर, उसका जो स्पर्म होता है वह सरोगेसी अपनाने वाली जो महिला होती हैं उसके एग से उसको मैच कराई जाती है, इज इट ओके। और मैच कराने के बाद इस सरोगेसी में सरोगेट मदर की जो होती है, तो उसमें हम कह सकते हैं सरोगेट मदर ही उसमें बायोलॉजिकल मदर यानी कह सकते हैं जिसको जैविक मदर भी होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जेस्टेशनल सरोगेसी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सरोगेट मदर होते हैं, दूसरा के मैं नाम ने बताया जेस्टेशनल सरोगेसी, ठीक है। तो इसमें जो सरोगेट मदर होते हैं उनका बच्चे से संबंध जेनेटिकली नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में सरोगेट मदर के एग का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो सरोगेट मदर जो होते हैं बच्चे की बायोलॉजिकली माँ नहीं होती, तो वो सिर्फ बच्चे को जन्म देती है, और इसमें होने वाले जो पिता का स्पर्म और माता के जो एग्स होते हैं उसके मेल या डोनर के स्पर्म और एग्स को मेल जो होता है टेस्ट ट्यूब के जरिए उसको कराने के बाद इसे सरोगेट मदर के जो यूट्रस होता है, ठीक है, उसमें इसको प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। और इस आधार पे इसकी कह सकते हैं एक कार्यप्रणाली को इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इसको इंश्योर करने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट कराना होता है दोनों के बीच में। एग्रीमेंट होने के बाद जो भी जेनेटिकली प्रोसेस होती है और बायोलॉजिकली प्रोसेस होते हैं वो जितने भी हमें सारे बताए वो सारी चीज़ों पे काम करना होता है। अब हम बात करते हैं, तो अभी हमने जस्ट इसका हिस्ट्री बताया कि इसका हिस्ट्री यदि देखा जाए तो 1936 में सबसे पहले जो था ये अमेरिका में इसका उत्थान हुआ या कह सकते ओरिजिनेशन हुआ, लेकिन सफलता अमेरिका को मिला 1985 टू 86, 1985-86 में अमेरिका को इसमें सफलता मिल जाती है। लेकिन भारत की बात करें तो सबसे पहले 2002 में देखा जाए तो सरोगेसी जो था, ठीक है,
इसको एक कह सकते हैं कॉमर्शियल सरोगेसी या कह सकते हैं इनफॉर्मली जो रेंट होता है वुम, इसको एक प्रैक्टिस के रूप में लाने की कोशिश किया जा रहा था, खासतौर पे भारत में। उस समय इसको लीगल रूप लाने की बात हो रही थी। तो इसको सबसे पहले ऐसा करने से जो था, इसमें क्या हो रही थी कि जो मेडिकल टूरिज्म भारत में थे, इसको प्रमोट किया जा रहा था और साथ ही साथ कह सकते हैं कि भारत सरकार को भी अब डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। इसके बाद इंडिया बिकेम द हब ऑफ सरोगेसी। जब भारत सरकार ने इसको एक बनाया कि ठीक है हम इस पे कानून बनाएंगे और इस तरह के कार्य को करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि विदेशियों के पास तो पैसा ज़्यादा होती है और भारत में ऐसी गरीबी है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने भारत को ही द हब ऑफ सरोगेसी बनाना शुरू कर दिया। और इसका मेन रीजन, सबसे पहला जो रीजन होता है सर, वह रीजन होता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए सबसे बड़ी अशिक्षा तथा इसकी गरीबी है। क्योंकि सरोगेसी के दुरुपयोग को देखते हुए ही भारत सरकार को अनेकों अनेक प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ा। ज़्यादातर गरीब महिलाएं जो कह सकते हैं इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा उनके पास ट्रबल्सम है, यानी दिक्कत है, उसके चलते ही सरोगेट और मदर बनने को चाहत रखती हैं। सरकार इसी की तरह कह सकते हैं जो कॉमर्शियल सरोगेसी पर जो हुआ उस पर भी लगाम लगाया। फिर 2019 में भारत सरकार ने कॉमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध भी लगा दिया था पूर्ण रूप से, ठीक है। और हमने देखा कि 19 में जब प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद सिर्फ मदद करने के लिए सरोगेसी का ऑप्शन खुला रह गया था। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल जो सरोगेसी होती है उस पर रोक लगाने के साथ ही नए बिल पर अल्ट्रिस्ट कर सकते हैं और सरोगेसी को लेकर के नियम कायदे भी सख्त भारत में बना दिए गए। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो, इसके पीछे द बेस्ट मजबूरन हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की घटना देखी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह कहीं ना कहीं गरीबी है तथा अशिक्षा है। इसकी ही सबसे बड़ी कारण, जिसके कारण इस पे पार्टिसिपेट लोग करते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो इस आधार पे आप इसको एक एक फॉर्मेशंस को भी देख सकते हैं कि यदि भारत में जब ये द हब ऑफ सरोगेसी जब बन गया था, तो इसका मेन रीजन थी कि भारत में जो था ये लो कॉस्ट था। लो कॉस्ट मतलब वो कम पैसा खर्च करके इस तरह के एक्टिविटीज़ को करा लेते थे, क्योंकि अमेरिका में इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू थी वह लगभग $1 लाख खर्च होता था। और साथ ही साथ वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर थे वो बहुत एब्सेंट थे, या कह सकते स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, है ना। तो एज पर द CII का जो रिपोर्ट आया था 2012 में, तो हम कह सकते हैं कि भारत में सरोगेसी इंडस्ट्री जो था वह लगभग $2 बिलियन का हो चुका था। और इसके बाद ऐसा एस्टीमेट किया गया था कि यह लगभग 3000 से भी ज़्यादा फर्टिलिटी क्लिनिक जो थे भारत में इंगेज थे, इस तरह से पूरे भारत में इंगेज थे, जो सरोगेसी के कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो चुके थे। इज इट ओके? अब होता है कि आखिर इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या होगी, तो सरोगेसी पर शिकंजा कसने के लिए भारत सरकार ने एक लॉ एंड ऑर्डर लाया। जैसे कि हम यदि बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ जो भारत सरकार की थी, उन्होंने एक प्रोपोजल बिल लाया था कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो कॉमर्शियल जो सरोगेसी होती है उसे पूरी तरह से हम इस पर प्रोहिबिट करेंगे या बैन करेंगे, यानी रोक लगाने वाली थी, ठीक है। और विदेशी अब भारत में आकर पैसों से सरोगेसी नहीं करा सकेंगे। यह नए बिल खासतौर पे NRI भी इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया था, जो कि हम पहले ही आपको बता दिए, ठीक है। और सरोगेसी का इस्तेमाल सिर्फ एक बच्चे के लिए ही होगा और पहले से एक संतान के माँ या बाप सरोगेसी नहीं करवा सकते। यदि उनके पहले से है तो वो नहीं करेंगे। और उन्हीं भारतीय जोड़ों को सरोगेसी की इजाज़त मिलेगी जिनकी शादी का कम से कम 5 साल हो चुका है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, कम से कम यदि उनका शादी का 5 साल हो चुका है तभी वो सरोगेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो संतान पैदा करने में असक्षम हैं तो ही वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे जोड़े जो सरोगेसी के लिए निजी संबंधित कहीं मदद ले सकते हैं, ये लॉ लाई गई थी। और इसमें पैसा का लेन देन पर रोक लगा दिया था, यानी पैसा का लेन देन नहीं होगा, ठीक है। तो दुनिया में भारत का सरोगेसी सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। और यह कह सकते 1 बिलियन से, अभी हमने जस्ट बताया 3 है ना बिलियन से भी ज़्यादा का एक बाजार बन चुका था। और गुजरात का जो आनंद है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सरोगेसी होती थी उस समय। जो इस समस्याएं आ रही थी और इस तरह से जो रिपोर्ट आ रही थी, ये रिपोर्ट देखने को मिला था। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने क्या रिकमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया। तो इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वह किया कि हमारे पास जो खास तौर पर सरोगेसी के लिए जो कॉमर्शियल जो लॉ हैं उसको हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे तथा इसमें हम इनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था वह 208 यानी 208 जो उसका रिपोर्ट था, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि हम कॉमर्शियल सरोगेसी को पूर्ण रूप से हम प्रतिबंधित करेंगे, यानी प्रोहिबिट करेंगे। उसके पीछे कुछ रीजंस उन्होंने बताए। रीजंस सबसे पहला क्या था कि कहीं ना कहीं इसमें जो फॉरेनर्स उसका बहुत ज़्यादा सरोगेसी में इन्वॉल्वमेंट हो गई थी,
तो उनको प्रोहिबिट कर देना। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर लीगल जो फ्रेमवर्क थी, यह कहीं न कहीं कमज़ोर था, उसकी लैकनेस थी, वह भी एक कारण था। और सरोगेट जो मदर थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशंस होते हैं, यानी शोषण होते थे। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उनकी पॉवर्टी और लैक ऑफ जो एजुकेशन था, उसको कहीं न कहीं सरोगेट की ओर उनको अट्रैक्ट करता था। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कसा लिवलीहुड को चलाने के लिए उनको कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती थी, और वो इसको करने के लिए बहुत मजबूर थे, कोर्स थे। जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा कह सकते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और हम कह सकते हैं इस आधार पर लगभग 2015 की बात है, आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई, और जारी करने के बाद 2015 में सरोगेसी को कम्प्लीटली यहाँ प्रोहिबिट कर दी गई, ठीक है। और वो जो प्रोहिबिशन हुआ वह खासतौर पे विदेशियों के लिए 2015 में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। लेकिन हमारे लोकसभा में सबसे पहले बार सरोगेसी रेगुलेशन जो बिल था, वह इंट्रोड्यूस 2016 में किया गया। लेकिन क्या हुई कि लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, और जिसके कारण यह जो बिल था यह लैप्स हो जाता है, या कह सकते हैं पारित नहीं हो सका। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल अंततः फिर हमने देखा कि भारत में 2019 में लाया गया, इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया गया, और 15 जुलाई 2019 को इसको लोकसभा से पारित कर लिया गया। और 5 अगस्त 2019 को इसको फर्दर हम कह सकते हैं कि एक लंबे डिस्कशंस होने के बाद भी इसको पारित करा दिया गया, और एक सिलेक्टिव जो कमेटी थी भारत के, उसके पास ये डिसीजन के लिए भेज दिया गया। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो 2019 का जो सरोगेसी लॉ भारत में है, ये 2019 का सरोगेसी लॉ क्या है। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय और कोई भी स्टेट भारत के जो होंगे लेवल के, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली हम कह सकते हैं जो सरोगेसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर बने बोर्ड के द्वारा, उसको वो फॉलो करेंगे, और ये उनके लिए अलाउ हो जाता है। लेकिन यह कंप्लीटली जो होगा वो एथिकल एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के आधार पर होगा। मतलब एथिकल एल्ट्रिस्टिक यानी परोपकारी, मतलब हमने क्या कहा इसमें, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बिजनेस की जो बात होती है, बिजनेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक रिश्तेदार यदि कोई है, और वो जो 5 साल या कह सकते हैं उनके ऑलरेडी यदि उनके बच्चे हैं, तो इस तरह के चीज़ों में वो एक रिलेटिव के रूप में, किथ एंड कीन के रूप में उनके लिए वो कार्य करेंगे। अब प्रश्न होता है कि इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, हु विल बी एलिजिबल फॉर सरोगेसी, ठीक है। तो कह सकते हैं इंडियन मैरिड, सबसे पहले भारतीय मैरिड वीमेन या मैरिड कपल्स कह सकते हैं, जिनका कम से कम 5 साल शादी का हो गया है। और आप कह सकते हैं कि उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, जिसमें ये उनको स्पष्टीकरण देना होगा कि वो सर्टिफिकेट में वो एलिजिबल है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि इससे पहले वह किसी भी प्रकार के सरोगेसी में वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, या इससे के बाद जो भी बच्चा जन्म होगा, जो भी एम्ब्रॉय का जन्म होगा, उसको वो चाइल्ड बॉर्न को एडॉप्ट करेंगे, अबेंडन करने में वो सक्षम नहीं होगा। यानी अबेंडन यदि करते तो उन पर और भी लॉ एंड ऑर्डर लगेगी। अब प्रश्न होता है कि हु विल बी या हु कैन बी ए सरोगेट मदर, सरोगेट मदर कौन हो सकता है भारत में। तो इसके लिए अभी हमने जैसे बताया एक क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है, जो उनके लिए जो इंटेंडिंग कपल्स होंगे, जो बच्चे की चाहत रखेंगे, उनके लिए कोई भी क्लोज जो रिलेटिव्स होंगे वह इसके लिए कर सकते हैं। अ वुमन मस्ट बी मैरिड, लेकिन उस औरत जो महिला होंगी उनका शादी होना चाहिए, साथ ही साथ कह सकते हैं उनका अपना भी बच्चा होना चाहिए। और हम कह सकते हैं उनकी जो एज होगा वह 25 से लेकर के 35 के बीच में होना चाहिए, और इससे पहले वो किसी भी प्रकार के सरोगेसी में पार्टिसिपेट या सरोगेसी का कार्य नहीं किए होंगे, तो वैसे महिला जो होंगे वो सरोगेट मदर बन सकती हैं। साथ ही साथ उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज भी होगा, क्योंकि यदि इस तरह की प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बहुत सारी समस्याएं भी होती है, ठीक है। तो जिससे कि वो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान उनकी जो समस्या होगा उसको कवर करने के लिए जो होगा इंश्योरेंस कवर भी लाई जाएगी। और यह बिल इस तरह के चीज़ों को मैनेज भी करती है। फंक्शनिंग ऑफ सरोगेसी को क्लिनिकल हो सकता है, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल हो सकता है, तो अनेकों अनेक प्रकार के जो होते हैं, या कह सकते हैं सेक्स सेलेक्शंस जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें किसी भी प्रकार का मान लिया जाए कि कोई गलत हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके जान माल की बचाने हेतु भी इसमें उनका प्रोविज़न किया जा चुका है। अब बात होती है कि जो भारत में सरोगेसी पर जो बैन किया गया है उसके रीजंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो कहा जाता है कि जब भारतीय सरोगेसी सबसे पहले बार जब ये हुए, और ये बूमिंग इंडस्ट्री के रूप में जब भारत में होना शुरू हुआ, तो उस समय किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, और ये अपने आप में अनसेफ थी, असुरक्षित थी, तथा एकदम कह सकते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस के रूप में ये पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका था।
तो सरोगेट जो मदर थे उनको एक अनएथिकल ट्रीटमेंट मिलती थी, साथ ही साथ उनका पुअर लिवलीहुड या कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स या कंडीशन थी, और बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लॉयटेशंस होते थे या बहुत ज़्यादा शोषण होते थे। तो ये सारे कारण होने के बाद हमने देखा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इंटरनेशनल पेरेंट्स बनने की चाह रखे, और वह कहीं न कहीं भारत के साथ उनकी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं, वो भारत को कह सकते हैं बेबी मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जब वो इंटेंड करना शुरू किए, तब क्या हुआ कि इंडियन जो सरोगेसी एजेंसी जो थी, वो इफ़ेक्टिव जो बेबी फैक्ट्रीज़ के रूप में काम करता, अंततः भारत सरकार की नज़र खुलती है और भारत सरकार इस पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना शुरू करती है। तो इसमें क्या हुआ कि इंडियन जो वीमेन, उनको फ़ोर्स किया जाता था, है ना, टू लिव अंटिल दे गिव बर्थ, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उनको वहाँ पर रहना होगा। ये जो इनको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो फ़ोर्स करते थे, वह फ़ोर्स करते इंटेंडेड जो पेरेंट्स थे बेबल्स को, ठीक है? और किसी भी प्रकार के कोई सहायता नहीं देते थे फैमिली को, और खास ही साथ कह सकते हैं दे हैड लेफ्ट बिहाइंड व्हाइल प्रेग्नेंट, यहाँ तक कि जब प्रेग्नेंट होती थे तो उन पे कोई देख रेख नहीं होता था। ये सारे जो गतिविधि थे, सारे जो कारण थे, कारण को देखने के बाद भारत सरकार को लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ा। साथ ही साथ कह सकते हैं ऐसा भी कहा जाता था कि जो सरोगेट्स भारत में करते थे वो मात्र एक फ्रैक्शनल वैल्यू उनको प्राप्त होती थी एक्सपेंस के रूप में, और वह कौन देते थे, इंटेंडेड जो पेरेंट्स होते थे, और उनकी सरोगेसी के लिए जो एजेंसी को प्राप्त होता वो ज़्यादा नहीं होती थी। आप देख सकते हैं 4,000 से लगभग 5,000 डॉलर ही उनको प्राप्त होता, जहाँ का हम अमेरिका की भी हमने बात किया 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर उन्हें प्राप्त होता था। तो सरोगेट जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होते थे कॉमर्शियल सरोगेसी के रूप में। और फाइनेंशियल उनकी जो गेन की यदि बात करें तो फाइनेंशियल गेन क्या होता था आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको सबसे बड़ी जो चुनौती था वो गरीबी थी तथा उनकी अशिक्षा थी। और ये दोनों कारण से ही वो कहीं न कहीं बार-बार इस तरह के गेन प्राप्त करने के लिए वो सरोगेसी प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व हो जाती थी। लेकिन रिज़ल्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि उनकी जो हेल्थ था वो कहीं न कहीं डिक्लाइन हो जाए, या कह सकते हैं बहुत कमज़ोर हो जाती थी। दे इफेक्टिवली बिकेम बेबी मेकिंग मशीन्स, ओके। तो ड्यू टू दैट कह सकते हैं सालों साल उनकी हेल्थ जो थी कहीं न कहीं डिक्लाइन होना चालू हो जाता था, और वो अपने सेहत से वीक हो जाती थी। तो सरोगेट जो मदर्स होते थे, है ना? वो यहाँ तक कि उनको एक सही सपोर्टिव जो सर्विसेज़ होता था, उनको ये प्राप्त नहीं हो पाता था, और कहीं न कहीं उनको ये ज़रूरत भी होता था कि जिससे कि उनका फैमिली और जो इमोशनल जो जर्नी होता है, इसमें चलने के लिए उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी ज़रूरत थी। तो ये सारे रीजन्स थे, और अंततः हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने अटेम्प्ट लिया, प्रयास किया, और स्टेप्स लेने के बाद एक प्रोसेस बनाई, एक सेफर प्रोसेस बनाई, एक इन्वॉल्वमेंट अपने आप को दिया, और कह सकते हैं स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को इसमें बनाया। इज इट ओके? तो हम कह सकते हैं ये सारे रीजन्स थे, जिसके बाद सरोगेसी पर भारत में भी 2019 में अंततः फाइनली लॉ एंड ऑर्डर भी बन गए। तो आई थिंक यू ऑल गोट वेरी इंफॉर्मेटिव ऑन द बेस ऑफ ऑल डिस्कशंस व्हाट एवर आई मेड यू अंडरस्टैंड, ओके। तो ईच एंड एवरी पार्ट व्हाट द restrictions, what were the regions, या what the process by which we can go through the surrogacy, actually I made you understand everything, okay। तो फिर हम लोग इसी तरह कोई नए एपिसोड और नए मुद्दा के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।